नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य पार्ट 1 पढ़ेंगे। देखा जाए जो पहले हम लोग पढ़े थे वह सिख धर्म से पढ़े थे। जब हम लोग पहले पढ़े थे तो जैसे किस प्रकार ब्रिटिश जो कंपनियां थी जब भारत में आकर अपना स्थापित कर रही थी, उसके बाद और भी यूरोपीय बहुत सारे कंपनियां थे जब क्या हो रहे थे भारत में आकर अपना व्यापार को स्थापित कर रहे थे। उसी बीच में क्या होता है, जब यूरोपीय कंपनियां भारत में एस्टेब्लिश्ड हो रही होती है उसी समय बहुत सारे क्षेत्रीय प्रांत भी अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, स्वतंत्र स्थापित कर रहे होते हैं। उन्हीं में से क्या होता है, एक इसके पहले बंगाल, जब ब्रिटिश बंगाल में जाता है, फिर बंगाल को अपना अधिकार में लेता है, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में एंट्री करता है। दक्षिण भारत में मैसूर होते हुए वह क्या होता है, मराठाओं के पास पहुंचता है। तो जब अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मराठा का उद्भव हुआ और वो अपना शक्ति का इंडिकेशन किया। देखा जाए जब भारत में केंद्र में जब मुगल शासन कर रहे होते हैं तब क्या होता है, दक्षिण भारत कर्नाटक में मराठा साम्राज्य का उद्भव होता है। इसी के प्रतिद्वंदी जो राज्य था वह बीजापुर था। तो मराठा के प्रतिद्वंदी उधर बीजापुर थे। तो जिस प्रकार से देखा जाए जो औरंगजेब क्या हो रहे थे, मुगल, बीजापुर और मराठा, यह तीनों के बीच जो एक तरह से त्रिकोण देखने को मिलता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या होगा, यहाँ पर केंद्र में मुगल बैठा हुआ है और इधर दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, मराठाओं अपने एक हिंदू शक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो इन्हीं के बारे में अब हम लोग देखेंगे। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है, यानी तो उनका जो शिवाजी का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 1627 से 1680 ईस्वी में होता है। यह इनका जन्म याद रखेंगे, यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उनका जन्म और मृत्यु। तो शिवाजी का जो जन्म था वह 1627 ईस्वी में शिवनेर में होता है। यह शिवनेर एक जगह है, वहीं पे होता है। ऐसे इनके नाम की बात की जाए तो इनका जो नाम है शिवनेरी देवी एक है, पॉइंट में ये भी कभी कभी पूछा जाता है। शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 1627 ईस्वी में शिवनेर में इनका जन्म होता है। इनके पिता शाहजी होते हैं, वह भोसले वंश से होते हैं, इसलिए इन्हें शाहजी भोसले भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी माता जीजाबाई बोला जाता है। इनकी माता का जो प्रभाव है शिवाजी पर काफ़ी रहता है। उसके बाद शिवाजी के एक संरक्षक होते हैं, वह दादाजी कोंडदेव होते हैं। बात की जाए शिवाजी के दो गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं और एक राजनीतिक गुरु होते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह होते हैं रामदास, और अगर शिवाजी के संरक्षक या राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो वह हो जाते हैं दादाजी कोंडदेव। तो यह ध्यान रखेंगे, अगर राजनीतिक और शिवाजी के संरक्षक गुरु पूछा जाए तो वह होंगे दादाजी कोंडदेव, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास। उनकी एक पत्नी थी सोयाबाई। पहली जो पत्नी थी सोयाबाई, उनका विवाह 1640 ईस्वी में हो गया था। तो जो प्रथम विवाह हुआ किनसे, सोयाबाई से 1640 ईस्वी में। तो ये था उनका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे देखें। उनका जन्म, उनके पिता, उनके माता और उनका गुरु, और उसके बाद उनका विवाह, तो ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर था जो हम लोग जाने। अब उसके बारे क्या होता, उनके पिताजी सैन्य से संबंधित होते हैं, इसलिए शिवाजी को सैन्य शिक्षा भी प्रारंभ से ही पता होता है। तो अब उनका यहाँ से स्टार्ट होता है राजनीतिक जीवन। तो इस राजनीतिक जीवन में वह क्या करते हैं, प्रारंभिक सैन्य अभ्यास, वह जो प्रारंभिक क्या करते हैं सैन्य अभ्यास बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध करते हैं। जो उनका प्रारंभिक सैन्य अभ्यास होता है, हम आपको बताएं कि क्या थे, इधर मराठा साम्राज्य था और इधर बीजापुर साम्राज्य था। तो उनके प्रतिद्वंदी में बीजापुर साम्राज्य होता है, उन्हीं के विरुद्ध यह अपना पहला सैन्य अभ्यास करते हैं शिवाजी। तो इस बीजापुर के विरुद्ध उसके बाद क्या होता है, 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। 1643 में वो क्या करते हैं, सिंहगढ़ के किला को
प्रथम जीत अगर उनका बोला जाए तो यही होता है सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीतते हैं। यह पुरंदर की संधि भी आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। तो यह 1654 ईस्वी में वह पुरंदर का किला जीतते हैं। उसके बाद किला जीतने के बाद क्या होता है, जब यह बात औरंगजेब को पता चलता है तो क्या होता है, औरंगजेब बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और परेशान भी होता है, क्योंकि जिस तरह से मराठा अपना शक्ति का विस्तार कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, यह औरंगजेब को पचता नहीं है और वह अपने मामा शाइस्ता खां को क्या करता है, यह भेजता है औरंगजेब को शक्ति को दबाने के लिए। तो औरंगजेब के शक्ति को दबाने के लिए वह अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। और शाइस्ता खां से आने से पहले क्या होता है, एक अफजल खां जो बीजापुर के सूबेदार होता है। यह जो अफजल खां होता है यह बहुत ही धूर्त व्यक्ति रहता है। यह बीजापुर से शिवाजी से मिलने के लिए आता है, लेकिन शिवाजी को इनके मंसूबे से पता था कि अफजल खां एक धूर्त व्यक्ति है। तो शिवाजी क्या करते हैं, अफजल खां से मिलने जाने से पहले वह अपना शरीर में एक स्टील का कवच लगा लेते हैं और अपनी सेना को जंगलों में छुपा देते हैं। जैसे ही वो अफजल खां के पास पहुंचते हैं, अफजल खां क्या करता है, उनको धूर्त से धोखे से खंजर मार देता है। जब वह खंजर मारता है तो शिवाजी को पहले से ये बात पता होता है, वो तो स्टील का पहने हुए रहते हैं पूरा शरीर में। तो उसके बाद अफजल खां का शिवाजी वहीं पर क्या करते हैं, मार डालते हैं और इस प्रकार से अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा था वह उसको भेजता है और शाइस्ता खां से 1663 ईस्वी में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में शाइस्ता खां भी पराजित होता है। बोला जाता है जब यह शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच जब संघर्ष हुआ था तो इसमें शाइस्ता खां पराजित हुआ था और उनको बहुत जगह क्या किए थे, खंजर से लहू लुहान भी कर दिए थे। तो यह भी कहानी में पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें किस प्रकार से शिवाजी अपना पहला अभियान 1643 ईस्वी में करते हैं। 1643 ईस्वी में वह सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। उसके बाद 1654 ईस्वी में वह पुरंदर का किला जीतते हैं। उसके बाद 1659 ईस्वी में वह क्या करते हैं, अफजल खां जो बीजापुर का सूबेदार रहता है उसको वह मारते हैं। उसके बाद 1659 ईस्वी में क्या होता है, जो शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा होता है उसको पराजित कर वहां से भेजते हैं। अब आगे क्या होता है, जब ये अपना शक्ति विस्तार कर रहे थे और उनका शक्ति उस वक्त चरम पे था, उसके बाद क्या होता है, सूरत का प्रथम लूट। वह क्या करते हैं, सूरत में लूट करते हैं। जो 1664 ईस्वी में बोला जाता है, सूरत उस टाइम धनाढ़ प्रदेश था, उद्योग देश था, वह मुगलों का धनाढ़ देश उस टाइम था। तो यह सूरत पर 1664 ईस्वी में क्या करते हैं, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया यहां से लूट करते हैं शिवाजी। तो इस लूट के बाद जब पता चलता है मुगलों को तो यह बात उनको पचता नहीं है, उनको विश्वास नहीं होता है कि क्या इतनी बड़ी लूट भी हो सकती है। तब क्या होता है, एक पुरंदर की संधि होता है। यह संधि क्या था, औरंगजेब जो कछवाहा राजा जय सिंह को शिवाजी के पास भेजता है और क्या होता है, कछवाहा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होता है। यही संधि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो 22 जून 1665 ईस्वी में होता है। इस संधि में क्या होता है कि शिवाजी को अपने 33 जीते हुए किले में से 25 किले मुगलों को देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से 25 में 23 किले मुगलों को देने पड़ जाते हैं शिवाजी को। उसके बाद क्या होता है, इसी संधि के अनुसार उनके पुत्र को संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदारी पर भेजना पड़ता है। और उसके बाद इस संधि के आधार पर ही औरंगजेब क्या करते हैं, 1666 ईस्वी में मुगल के दरबार औरंगजेब में जाते हैं। और औरंगजेब में जाते हैं तब उनको क्या क्या दिया जाता है, एक ऐसे पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है शिवाजी को जहां पर उनकी प्रतिष्ठा धूलित होते हुए नजर आती है। जब शिवाजी इसका विरोध करते हैं तब औरंगजेब उसे जयपुर के महल में कैद कर देता है। अब कैद करने के बाद शिवाजी भी वहां से भाग निकलते हैं। वह जब उनको कैद करता है तब शिवाजी बोला जाता है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर अगस्त में वह मिठाई बंटवाने के
बहाने से उस मिठाई के टोकरी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। तो इस तरह से 1666 ईस्वी में उनको बंदी भी बनाया जाता है और वह वहां से भाग भी निकलते हैं और भागकर कहां पहुंचते हैं, अपने साम्राज्य मराठा में पहुंचते हैं, जहां पर उनका साम्राज्य चरम पे था, आगे बढ़ रहा था। फिर जाते हैं साम्राज्य मराठा में, जैसे ही पहुंचते हैं फिर क्या करते हैं, सूरत पर वो दूसरी लूट 1670 ईस्वी में करते हैं। जब 1670 ईस्वी में लूट करते हैं तो इसमें भी भारी धन दौलत काफी लूटमार करते हैं, क्योंकि सूरत उस टाइम क्या था, धनाढ़ प्रदेश था मुगलों का। तो उसके बाद लूट कर आते हैं तो इतना विजय वो जीत चुके थे, वह ये सिंहगढ़ का किला, उसके बाद पुरंदर का किला, उसके बाद शाइस्ता खां को हरा चुके थे, अफजल खां को हरा चुके थे, सूरत पर लूट कर चुके थे। लेकिन इतने बड़े विजय करने के बाद भी अभी तक वो अपना राज्याभिषेक नहीं करवाए थे। तो जैसे ये सूरत का दूसरा लूट करते हैं 1670 ईस्वी में, उसके बाद ठीक 4 साल बाद 6 जून 1674 ईस्वी को वह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और यह राज्याभिषेक बोला जाता है बनारस के प्रकांड विद्वान और गंगा भट्ट जो होता है, वह प्रकांड विद्वान होता है, उनसे बुलवाकर क्या करवाया जाता है, यह राज्याभिषेक करवाया जाता है। बोला जाता है इस राज्याभिषेक के दिन वह बहुत बड़ा भंडारा का भी आयोजन करते हैं। उसके बाद इसी राज्याभिषेक के दौरान वह अपनी क्या करते हैं, दूसरी शादी भी करते हैं, जो उनकी बीवी रहती है सोयाबाई। तो इस तरह से सोयाबाई से वो अपना दूसरा विवाह करते हैं। बोला जाता है कि शिवाजी टोटल 7 विवाह करते हैं, ये उनकी दूसरी पत्नी थी। उसके बाद क्या होता है, शिवाजी का जो लास्ट अभियान होता है वह कर्नाटक का अभियान होता है। यह कर्नाटक का अभियान होता है 1678 ईस्वी में। यह इनका अंतिम विजय था। बोला जाता है कर्नाटक अभियान में वह जिंजी का किला होता है, उसको वह जीतते हैं, जो उनका अंतिम विजय होता है। इस विजय के बाद उनके साथ एक घटना होता है। क्या घटना होता है कि इसके बाद वह क्या होते हैं, वह चिंतित रहने लगते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। चिंतित का कारण क्या होता है, उनके जो पुत्र होते हैं संभाजी, वह उनसे विद्रोही होकर भाग जाते हैं, जिनसे शिवाजी अत्यधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। इस वियोग में वह काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और उनका तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होता चल जाता है और वह लास्ट में क्या हो जाता है, उनकी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से शिवाजी किस प्रकार से मराठा साम्राज्य को एक चरम पर पहुंचाएं। 1627 ईस्वी में जन्म हुआ। उस जन्म के बाद वो प्रारंभिक क्या करते हैं, प्रारंभ लड़ाई जो करते हैं वह सिंहगढ़, जो प्रथम लड़ाई करते हैं वह सिंहगढ़ के किला, और दूसरा लड़ाई 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला, फिर 1659 ईस्वी में 1659 ईस्वी में अफजल खां को हराते हैं और 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को पराजित करते हैं। उसके बाद सूरत पर लूटते हैं। फिर उनका अंतिम किला, अंतिम विजय क्या होता है, कर्नाटक का अभियान और जिंजी का किला, जो उनका अंतिम विजय होता है। तो इस तरह से शिवाजी जो रहते हैं उस मराठा साम्राज्य को एक अलग पहचान देते हैं, एक अलग मुकाम पर ले जाते हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद हम लोग मराठा साम्राज्य के प्रशासन के बारे में भी जाना जाएंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है और यह बहुत काफ़ी चर्चित प्रशासन रहा था। उन प्रशासन, यह जो प्रशासन बोला जाता है हिंदू, पूरा हिंदूवादी तरीके से स्थापित यह प्रशासन था। तो अब हम लोग इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रशासन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। बोला जाता है कि यह जो प्रशासन हिंदू आधारित सिद्धांत, यह मध्यकालीन भारत में देखने को नहीं मिलता है। यह जो सिद्धांत था बहुत पहले प्राचीन भारत में ही देखने को मिलता है, उसके बाद यह मध्यकालीन भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यही मराठा जो शिवाजी होते हैं उस मध्यकालीन भारत में यह हिंदू सिद्धांत प्रशासन को आधारित करते हैं। इसमें क्या होता है, यह अष्टप्रधान बनाते हैं। इस अष्टप्रधान में 8 मंत्री भी होता है, जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शिवाजी का अष्ट प्रशासन कैसा था, तो अष्टप्रधान था। इसमें 8 मंत्री थे। क्रम से बारी बारी से समझकर उनके बारे में पढ़ेंगे किनका क्या काम था। पहला जो था पेशवा पद, यह सबसे प्रमुख मंत्री होता था। अगर शिवाजी के बाद किन्हीं का अगर वहां चलता था तो वह पेशवा था। पेशवा को शक्ति मिला हुआ था शिवाजी के बाद, वह सबसे प्रमुख मंत्री थे। बोला जाता बहुत सारे ऐसे कागजातों में क्या होता था, पेशवा के मोहर के बाद ही शिवाजी के पास पहुंचता था। तो पेशवा उस टाइम सबसे प्रमुख मंत्री था। पेशवा के बाद आता है अमात्य। अमात्य क्या था, यह अर्थ मंत्री था। इनका जो कार्य था पैसों से लेन देन और राजस्व संबंधी से पूरा देखभाल करना अर्थ मंत्री अमात्य का काम था। तीसरा क्या था, सुमंत। सुमंत जो बार बार आप देखते होंगे, सुमंत बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। यह सुमंत कौन थे, विदेश मंत्री थे।
इनका क्या था, विदेशों में जाना, जो भी संबंध स्थापित करना, तो विदेश से रिलेटेड जितना भी काम था वो सुमंत विभाग था, जो विदेश मंत्री के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला जो था विभाग वह चिटनीस था। चिटनीस जो था पत्राचार विभाग से संबंधित था, यानी पत्रों को लाना, ले जाना, पहुंचाना, यह चिटनीस विभाग का कार्य था। अगला है चौथा के बाद पांचवा सेनापति। सेना से संबंधित जितने भी कार्य थे, सेना का देखभाल रखना, जो भी करना, वह सेनापति का काम था। उसके बाद आता है एक सातवां छठा न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या था, शिवाजी के अष्टप्रधान में न्यायाधीश भी था, यानी जो भी न्याय का काम था उसके लिए न्यायाधीश बनाया गया था। लेकिन बोला जाता है जब कोई बड़ा मुकदमा हो, जब कोई बड़ा फैसला सुनाना हो, तो शिवाजी का स्वयं वहां पर उस फैसला का मान्य होता था। लेकिन वह एक न्यायाधीश विभाग भी कर चुके थे जहां न्याय का काम किया जाता था। और आगे सातवां है पंडित राव। पंडित राव क्या थे, यह मुख्य सलाहकार थे शिवाजी के और धार्मिक कार्य भी करते थे। जितने भी धर्म से रिलेटेड कार्य है उनका क्या काम था, धर्म से जो भी कार्य है वह पंडित राव का ही कार्य था। जो आठवां था वह बकायनबीस। यह बकायनबीस क्या था, यह गुप्तचर था। गुप्तचर क्या करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से गुप्त सूचनाएं लाते थे और वहां जाकर क्या करते थे, उस सूचनाएं को बताते थे भी। तो यह गुप्तचर का काम था, सूचना विभाग, जो सूचना को लाना और पहुंचाना। उसके बाद दो और पॉइंट हैं जो जानना जरूरी है। एक, इनके बोला जाता है कि शिवाजी के शासन काल में जो टैक्स था वह 33 से 34% ही लिया जाता था। तो इसमें दो प्रकार के कर यहाँ पर थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। चौथ का मतलब हुआ 1/4, यानी 1/4 भाग को चौथ कहा जाता था। चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो शिवाजी के आसपास में थे, यानी जो उनके समीप सीमावर्ती क्षेत्र थे, उनसे चौथ लिया जाता था। चौथ इसलिए लिया जाता था ताकि वह क्या कर सके, उन पर शिवाजी आक्रमण नहीं कर सके, उन्हें बाहरी आतंक से बचाएं, इसलिए उनसे चौथ लिया जाता था। और सरदेशमुखी क्या था, वह 1/10 था, यानी जो स्वयं शिवाजी के संरक्षण में था, शिवाजी के अंडर में था, उनसे सरदेशमुखी जो प्रत्यक्ष कर था, जिससे शिवाजी डायरेक्ट लेते थे, वह उनके नियंत्रण में होता था, वह सरदेशमुखी, जहां से 1/10 लिया जाता था। तो देखा जाए इस प्रकार से हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ लिए, क्या था प्रशासन, कैसे कैसे अष्टप्रधान। तो यहां से एक बार इनके प्रशासन को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। उनके प्रशासन में जो 8 मंत्री थे, पहला कौन थे, पहला थे पेशवा, वो जो सबसे प्रमुख मंत्री होता था। पेशवा के बाद क्या था, अमात्य, जो क्या था, अर्थ मंत्री था। और तीसरा क्या था, सुमंत, जो विदेश मंत्री था। उसके बाद चौथा क्या था, सुमंत के बाद चौथा था चिटनीस, जो पत्राचार विभाग था। पांचवा क्या था, सेनापति, जो सेना से संबंधित कार्य करते थे। छठा क्या था, न्यायाधीश, जो न्याय से रिलेटेड काम करते थे। और सातवां क्या था, सातवां था पंडित राव, जो उनके मुख्य सलाहकार थे और धार्मिक कार्य। पंडित से देखिए, पंडित का काम क्या होता है, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य है, धार्मिक कार्य करना। तो पंडित से धार्मिक कार्य याद रखेंगे। तो पंडित राव जो थे धार्मिक कार्य करते थे। उसके बाद जो 8वां था वकायनबीस, जो गुप्तचर विभाग था, जो गुप्त सूचनाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाता और ले जाता था। तो इस तरह से हम लोग अष्टप्रधान के बारे में पढ़े। अब उनके बाद क्या होता, बहुत सारे इतिहासकार शिवाजी के बारे में कुछ बोले हैं, वो भी ध्यान रखेंगे, जैसे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्या थे, स्मिथ, जो ब्रिटिश थे, एक स्मिथ इतिहासकार थे। उन्होंने शिवाजी को, जो शिवाजी का प्रशासन था, उनको डाकू राज का संज्ञा दिया। डाकू राज का संज्ञा इसलिए दिए कि जो शिवाजी का युद्ध पत्ति था वह गौरिल्ला युद्ध पत्ति था। उसमें क्या था, शिवाजी जब युद्ध करते थे तो वह अपने सेना को पहाड़ियों के पीछे छुपा देते थे, और जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता था तो सेना क्या करते थे, पहाड़ी से निकल कर आकर आक्रमण कर फिर छुप जाते थे। तो इसलिए जो स्मिथ है वह शिवाजी के प्रशासन को डाकू राज का संज्ञा दिया। उसके बाद एक और हैं इतिहासकार जादूनाथ सरकार, जो मराठा साम्राज्य के इतिहासकार है। उन्होंने क्या बोला है, शिवाजी को हिंदू राष्ट्र प्रशासन बोला है। उसके वो बोले हैं कि इस शिवाजी के प्रशासन को, तो जो जादूनाथ सरकार था वह शिवाजी को हिंदू राष्ट्र निर्माता, ये सभी संज्ञा ये दिए हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या होता है, जब शिवाजी की मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को, तो जो उनकी पत्नी होती है, अंतिम पत्नी पुतलीबाई, इनकी 7 पत्नियां थी, तो जो अंतिम पत्नी होती है पुतलीबाई, वो क्या करती है, शिवाजी के साथ जाकर सती हो जाती है। देखिए सती क्या था, सती और जौहर ये दो चीज समझना है। सती क्या था कि जब पति का मृत्यु हो जाता था तब वह पत्नी भी क्या होती थी, पति के साथ वह अग्नि में
जल जाती थी। यह हो गया सती प्रथा। और जौहर प्रथा क्या था कि जब किसी का पति युद्ध करने के लिए बाहर गया और युद्ध के दौरान वह मारा जाता था, नहीं आता था, तब क्या करती थी, पत्नियां अपने आप को आग में झोंक देती थी। इसलिए झोंक देती थी ताकि उसे लगता था कि वो युद्ध में मारे गए हैं, उसके बाद विद्रोही आएंगे, उनके साथ अनैतिक व्यवहार करेंगे। ये सभी देखते हुए वह क्या करती थी, अपने आप को आग में झोंक देती थी। तो जौहर प्रथा। तो इस तरह से सती प्रथा और जौहर प्रथा में बेसिक अंतर है जो आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस प्रकार से मराठा साम्राज्य में शिवाजी अपना योगदान देते हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे मराठा 2 पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे मराठा जी के जो वंशज आते हैं वह किस प्रकार से मराठा को आगे तक ले जाते हैं। उसके बाद यही पेशवा पद जो क्या होता है, आगे जाकर यह अपना क्या होता है, प्रमुख पद बन जाता है। उस पेशवा पद के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।